प्यारे बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश शर्मा फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। फिज़िक्स का टीचर हूँ, इसलिए फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। हम लोग 11th क्लास से अब आ चुके हैं 12th क्लास में। 11th क्लास में जब आप आए थे उस वक्त आपकी जो फिज़िक्स थी वो आपको शुरुआत में थोड़ा सा उसने परेशान किया था, बट जैसे जैसे टाइम बीता फिज़िक्स की गहराइयों को आप समझते चले गए। बेसिकली फ़िज़िक्स है क्या, फ़िज़िक्स में हम लोग करते क्या हैं और फिज़िक्स है क्या चीज़ है फ़िज़िक्स जानते हो? फ़िज़िक्स का वर्ड कहाँ से बना, वर्ड कहाँ से आया, फ़िज़िक्स कहाँ से बना? तो एक ग्रीक वर्ड था फ्यूसिस, फ्यूसिस से बना फ़िज़िक्स। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, और नेचर में होने वाली घटनाएं, यानी ये जो वर्ड आया है ये वर्ड बना है फ्यूसिस से। फ्यूसिस नेचर, नेचर ग्रीक वर्ड है ये। नेचर में होने वाली सारी की सारी घटनाएं जो हमें नेचर में नज़र आ रही हैं उनका साइंटिफिक एनालिसिस कहलाता है फिज़िक्स। इसकी स्टडी आपने 11th क्लास से चालू करी। जैसे कोई बॉडी चल रही है तो चल क्यों रही है, रुकी हुई है तो चलेगी कैसे, या हमने एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस किया तो हम क्यों थक गए, हम क्यों थक जाते हैं, इन सब का साइंटिफिक एनालिसिस करना चालू किया हम लोगों ने। दिस इज़ फिज़िक्स। ये साइंटिफिक एनालिसिस किसी भी हमारी डेली लाइफ के अंदर कोई सी भी घटनाएं हों उनका जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, साइंटिफिक वे से जो एनालिसिस कर रहे हैं, दिस इज़ फिज़िक्स। 11th क्लास की फ़िज़िक्स के अंदर हमने जो काम किया था, या बात करें आप लोग ओवरऑल फ़िज़िक्स की, तो हमने इस फिज़िक्स को कई पार्ट में तोड़ा है। जैसे 11th क्लास में आपने कुछ पार्ट पढ़े थे। एक पढ़ा था मैकेनिक्स, जहाँ आपने फोर्स, वेलोसिटीज़, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एनर्जी। इसी तरह से 11th क्लास के अंदर एक पार्ट और था, और वो पार्ट था अपना थर्मोडाइनमिक्स। तो आप क्या करते थे थर्मोडाइनमिक्स में, क्या करते थे? हीट की स्टडी करी, हीट के इफेक्ट्स की स्टडी करी, हीट के फ्लो की स्टडी करी, हीट कैसे फ्लो होगी, इन सब चीज़ों के बारे में आपने डिस्कस किया। ऐसे एक चैप्टर था आपका रोटेशनल डायनेमिक्स, जहाँ आपने रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी किया, जैसा रोटेशनल डायनेमिक्स। फिर आपने एक स्टडी और की थी, वो था एसएचएम। अगर बॉडी के अंदर मोशन तो है, बट वो मोशन रेगुलर इंटरवल में बारंबार लगातार अपने आप को रिपीट करता है, तो ये मोशन था आपका कौन सा वाला? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने एक रीज़न भी ढूंढा कि भैया हम इसको हार्मोनिक मोशन ही कहते थे, हमने इसको सिंपल क्यों कहा था, उसका रीज़न भी आप लोगों ने जाना अपनी 11th क्लास में। हाँ, एक पार्ट और पढ़ा था आपने, जहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह तक हुआ था, और बिना पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में आपने एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पढ़ा दिया था। चैप्टर का नाम था वेव थ्योरी। तो ऐसे ही कुछ पार्ट थे, यानी फिजिक्स को हमने समझने के लिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग उसके सेगमेंट्स बना दिए। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें अब, क्योंकि हम लोग 12th क्लास में आ चुके हैं, 11th क्लास हमारी क्लियर हो चुकी है और 12th क्लास में हम लोग खड़े हुए हैं, तो फिजिक्स को हमने यहाँ 12th क्लास के हिसाब से भी तोड़ दिया। अगर मैं मोटे रूप में बात करूँ तो आपकी पूरी 12th क्लास की फिजिक्स जो है वो दो हिस्सों में है, एक मॉडर्न फिजिक्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी मोटे रूप में 12th क्लास जो आपका था, वो 12th क्लास को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो एक जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एक मॉडर्न फिजिक्स। यानी 90% आपकी 12th क्लास की फिजिक्स के दो हिस्सों में से आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से, और किस में से, ये यहाँ काटो यार। 12th क्लास की जो आपकी फिजिक्स है, 12th क्लास की जो आपकी फिजिक्स है वो दो पार्ट में से आ जाएगी। एक आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से, और एक आपकी आएगी कहाँ से? मॉडर्न फिजिक्स में से। यानी दो पार्ट है इसके, और 90% आपकी फिजिक्स पूरी यहाँ से आ जाएगी 12th क्लास की। तो हमारी 12th क्लास की अगर फिजिक्स के अंदर हम लोग बात करें पार्ट 1 की, तो वो तो पूरी बुक ही, यानी उसमें करीब 8 चैप्टर होते हैं, और नीट के हिसाब से और जेई के हिसाब से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पूरा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या है? जैसे हमारा चैप्टर फर्स्ट
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अगला चैप्टर कैपेसिटर है, फिर थर्ड चैप्टर जो अपना आता है वो करंट है, फोर्थ जो चैप्टर आता है वो आपका मैग्नेटिज्म है, फिर अगला चैप्टर आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देन आप पढ़ते हैं EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन आप पढ़ते हैं AC, और फिर पढ़ते हैं हाँ आप जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम लोग इसको देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपकी फिजिक्स है इसके 3 हिस्से हो गए हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा मैग्नेटिज्म और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी 3 पार्ट में हमने पूरी फिजिक्स को तोड़ दिया। देखिए साहब, हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है, इस हिस्से में हम क्या करते हैं, हम फिजिक्स के इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी स्टडी की जाएगी। यानी चार्ज जब रेस्ट में होता है उसके सारे रहस्य से पर्दा उठाएंगे इस पार्ट में। फिर जो इसका अगला चैप्टर है उसमें हम चार्ज को स्टोर करना सीखेंगे जो कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। फिर इसका अगला हिस्सा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दे सकते हैं, उसको हम लोग इसमें भी दे सकते हैं। वहाँ करंट और करंट कैसे फ्लो हो रही है और डिफरेंट ऑफ सर्किट्स के बारे में हम लोग वो इसको इसी में मान लो ज़्यादा ठीक है। फिर हमें पढ़ना होता है, क्योंकि जब करंट को मैंने किसी या चार्जेस को मैंने किसी कंडक्टर में फ्लो किया तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड पैदा करता है, एक फील्ड जनरेट करता है, और जनरेटिंग फील्ड जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि मुझे पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड तो मैं पहले बताऊंगा कि मैग्नेट होता क्या है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म में। फिर अगला जो चैप्टर आएगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जो करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो होगी तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करेगी, जनरेट करेगी, वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। फिर एक आता है EMI जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहाँ मैग्नेट और मैग्नेट की वजह से जो इफेक्ट पैदा होते हैं, करंट कैसे पैदा किया जा सकता है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, उसको पढ़ेंगे हम लोग EMI में। फिर AC में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, AC के अंदर भी एक तरह से करंट का ही पार्ट है। और चैप्टर लास्ट आता है आपका जहां हम लोग फुली स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ये वाला जो चैप्टर है बहुत छोटा सा है बट बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें बोर्ड में लगभग आता है, और कभी कभी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है इसको, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ पर नीट में भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो पार्ट सारा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 12th क्लास की पार्ट 1 के सारे चैप्टर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया कि क्या पढ़ने वाले हैं। यानी अगले 4 से 5 महीने तक ये फिजिक्स की ये वाली ब्रांच हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यानी 5 महीने तक, लगभग 5 महीने 12th क्लास के हम इसी में ही रहने वाले हैं। हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं इस दौरान। यानी हम जुड़े हुए चैप्टर से एक के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और सबसे बड़ी चीज़, इंटरेस्टिंग के साथ में चीज़ें ईजी भी हैं और करने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ हमें जो इमेजिनेशन है उसको ज़्यादा यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि 12th क्लास को अगर देखा जाए या 11th क्लास को देखा जाए तो 11th क्लास में आपने बॉडी में पार्टिकल को जैसे SHM करते हुए देखा था, चलते हुए देखा था, चीज़ें देखी थी, तो वहाँ आपके सामने वो चीज़ें विजुलाइज थी, वहाँ आपने देखा हुआ था। बट यहाँ आपने देखा नहीं है, यहाँ आप देख नहीं पा रहे हो, तो यहाँ हमें इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। तो इमेजिन करना तो बहुत ज़रूरी है कि साइंस का बच्चा हो और इमेजिनेशन ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है साहब। तो हम बात कर रहे हैं साहब, अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा अपन टाइम नहीं लगा रहे हैं इधर उधर की बातों में। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कर क्या रहे हैं, करने क्या वाले हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग केवल एक ही काम करेंगे। जब चार्ज रेस्ट में हो तो कौन से इफेक्ट्स वो डेवलप करता है, कौन से इफेक्ट्स वो पैदा करता है, और चार्ज जब रेस्ट में होगा तो वो क्या क्या कर सकता है, उसके सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये है सब। अब बात आई रेस्ट में, मतलब रेस्ट चार्ज की स्टडी करेंगे, तो एक जनरल क्वेश्चन आना चाहिए कि जब चार्ज रेस्ट में हो, उसकी स्टडी हो रही है, तो चार्ज जब मोशन में होगा तब भी कुछ होता होगा। अब क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग ब्रीफ में। देखिए साहब, अगर मैं पहली बात करूं आपसे, एक चार्ज क्यू है मेरे पास, ये चार्ज क्यू है, ठीक है, ऐसे डिनोट कर रहा हूं मैं चार्ज क्यू को, और चार्ज क्यू जो है वो मेरा रेस्ट में है। यहां मेरे पास एक चार्ज क्यू है, वो रेस्ट में है, और चार्ज क्यू अगर रेस्ट में है तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड डेवलप करेगा, और वो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्यू अगर रेस्ट में है तो अपने चारों ओर एक फील्ड डेवलप करेगा, और वो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब जैसे आपने एक बल्ब जलाया तो आप चारों तरफ देखते हैं कि उसकी चारों तरफ एक रोशनी का ऑरा बन जाता है।
मतलब समझ रहे हैं फील्ड का मतलब? जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा, ग्रेविटेशन, एक मास अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड जनरेट करता है कि उस फील्ड में अगर कोई और मास रख दिया जाए तो वो या तो उससे अट्रैक्ट कर लिया जाएगा या फिर केवल अट्रैक्ट किया जाएगा। तो किसी भी मास के चारों ओर का वो फील्ड जहां तक उसका इफेक्ट रहता था, आप उसको बोलते थे ग्रेविटेशन फील्ड। आप उसको बोलते थे कौन सा वाला फील्ड? ग्रेविटेशन फील्ड। ठीक है, तो यहां पर अगर एक चार्ज क्यू मैं रेस्ट में रखूंगा तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा और वो फील्ड होगा दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बात नंबर 2, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये बात नहीं करता। लेकिन देखें आप साहब, ये चार्ज क्यू जो है ये अब मोशन में है और चार्ज क्यू जो है वो, ये मान लेंगे साहब, v वेलोसिटी से मूव करता है। मैंने v के ऊपर वेक्टर सिंबल लगाया है, इसका मतलब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि चार्ज q जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है। अब वेक्टर लगाया है तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है चार्ज q और वो चलता है ईस्ट में। तो ना तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, ना ही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलनी चाहिए। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट। अगर मेरा चार्ज ऐसा मोशन करता है तो इस वक्त वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट भी करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए ब्रांच बनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। भैया तू जब रेस्ट में है तो ही स्टडी कर ले, बहुत है। जब तू मोशन में होगा तो तू क्या करेगा? तू तो नई चीजें पैदा कर देगा, तू नई चीजें जनरेट कर देगा। तो उसको हम लोग जो स्टडी करेंगे वो मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में करेंगे। तो यहां से अगर चार्ज क्यू अगर वो v वेलोसिटी से मूव करता है तो वो जनरेट करेगा कौन सा वाला फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड। अगर तीसरी बात करूं, चार्ज मेरा जो है वो जो चार्ज क्यू था जो वो मेरा बावरा हो गया। जानते हो बावरा? पागल हो गया। पागल जानते हो? मतलब वो एक्सेलरेट हो गया। यानी चार्ज क्यू मोशन में है, मोशन में तो यहाँ पे भी है, बट अंतर क्या है? यहाँ वो v वेलोसिटी चल रहा था, यहाँ वो a एक्सेलरेशन चल रहा है। तो इस वक्त वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में रेडिएट करेगा एनर्जी भी। यानी चार्ज पार्टिकल जब v वेलोसिटी से चलता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, बट चल तो रहा है, वो मोशन में तो है, बट वो a एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो चार्ज जब a एक्सेलरेशन से मूव करेगा उस वक्त वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, बट वो एनर्जी भी रेडिएट करना चालू करेगा। यानी कि इस वक्त वो बना देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और वेव होती है। और इसमें होता क्या, छोटी सी बात कर लेते हैं, बाकी डिटेल में तो यहाँ बात करेंगे हम लोग। कि अगर मैं कहता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसी चार्ज पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन है, मतलब ये वेव की डायरेक्शन है, तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्सल वेव होती है। इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये है, ये चलने की डायरेक्शन है तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट होंगे और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यानी अगर मैं इसको यहाँ बात करूँ तो आप ये मान लें कि ये मेरे चलने की डायरेक्शन है, ये मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ और ये अगर वेव की डायरेक्शन है तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की। यानी ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की, और ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक कंपोनेंट की। यानी अगर अपने सीधे खड़े हों तो ये पोजीशन बनेगी। यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ कंपोनेंट जो होंगे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मेरा चौथी बात करें हम लोग, ये जो चार्ज क्यू है अगर ये किसी मीडियम में फ्लो हो जाए, अगर ये किसी मीडियम में फ्लो हो जाए, तो अगर आप किसी मीडियम में अगर इसको फ्लो करते हैं तो केवल जनरेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मेरा चार्ज क्यू जो है वो मीडियम में फ्लो हो रहा, मीडियम का मतलब पानी नहीं सा, मीडियम मतलब हवा ना ना ना, मीडियम का मतलब किसी कंडक्टर में। जब भी चार्ज क्यू किसी मीडियम में फ्लो होगा, मीडियम में, तो उस वक्त वो जनरेट करेगा कौन सा वाला फील्ड? केवल मैग्नेटिक फील्ड, केवल मैग्नेटिक फील्ड। यानी चार्ज क्यू अगर किसी मीडियम में अगर फ्लो होगा, किसी मीडियम में अगर फ्लो होगा तो उस वक्त वो केवल जनरेट करेगा कौन सा वाला फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है साहब। अब मैं आपसे शॉर्ट में इस चीज़ को रिवाइज करा दूँ, ये नॉलेज है, चार्ज की प्रॉपर्टी है, इसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी है। तो मैंने अगर इसका शॉर्ट में रिवीजन लेना है तो मैं छोटी सी बात बोलूँगा और आप लोग उसको रिवाइज करेंगे।
ठीक है, मेरे साथ आप लोग बोलेंगे। चार्ज क्यू रेस्ट में है तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करेगा और वो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्यू वी वेलोसिटी बोल रहा हूं, वी मोशन में तो है बट वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो इस वक्त वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों। लेकिन अगर मेरा चार्ज क्यू ए एक्सेलरेशन चल रहा है, ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो इस वक्त वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो करेगा, एनर्जी भी रेडिएट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। और चार्ज पार्टिकल अगर एक मीडियम में चलता हो तो केवल जनरेट करेगा केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्ज पार्टिकल का मीडियम में चलेगा तो केवल मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट करेगा वो। देखिए सब, फिजिक्स जो चलती है वो दो तरह से चलती है। दो तरह से कैसे फिजिक्स चलती है? एक तो चलती है फिजिक्स में नॉलेज चाहिए, यानी एक तो फिजिक्स में क्या चाहिए? नॉलेज, और एक चाहिए नॉलेज का एप्लीकेशन। यानी फिजिक्स दोस्तों दो तरह से पढ़नी है, हमें नॉलेज भी होनी चाहिए और नॉलेज को हम अप्लाई भी कर पाएँ अपने ब्रेन के बेस पे। तो ये बात आपको याद है, आपको ध्यान है, तो मैं यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और वो क्वेश्चन आपको जवाब देना है, ठीक है? और मैं उसके लिए बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि मैं पूछने क्या वाला हूँ। जैसे आपको बुखार है, तो बुखार है तो आपको सामान्य मौसम में भी, जहाँ आप एसी वेसी नहीं चला रहे हैं बट आपको हो सकता है कि ठंड लगे, सर्दी लगे, तो आप क्या करोगे? आप क्या कहोगे कि साहब आज मौसम बड़ा ठंडा है यार, आज इतनी ठंड कैसे पड़ रही है? ठीक है, एक बात। जैसे मैं आपको कह देता हूँ कि आप 20 से 25 मिनट अगर आप रन करके आ रहे हो, घर में आए हो, घर में आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा शांति से बैठे हुए हैं और आप रन करके आ रहे हो, दौड़ के आ रहे हो, तो आप आते क्या कहोगे? हो एसी चलाओ, एसी चलाओ, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी महसूस है, आज कितनी गर्मी है ना। तो आपके पेरेंट्स आपको क्या कहेंगे? कहाँ गर्मी है भाई, कहाँ गर्मी है, बट आपको महसूस गर्म होगा। तो ये महसूस होना मतलब समझ में आया? चलो एक दूसरी बात करते हैं। एक बाल्टी लो आप, एक या 3 बाल्टी ले लो, एक में आप गर्म पानी डाल लो, ये गर्म पानी वाली बाल्टी है, और ये वाली जो है वो ठंडे पानी वाली बाल्टी है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये, और ये गर्म पानी पे है, इसमें काफ़ी गर्म है पानी, और एक नॉर्मल पानी है। अब आप अपने दोनों हाथों को, एक को तो ठंडे पानी में डालो, एक को आप गर्म में डालो, दोनों को थोड़ी देर 2-4 मिनट आप रहने दो उसमें, और फिर उसके बाद में दोनों हाथों को वहाँ से निकाल के जो पानी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे था वहाँ आप उसको डालें। जब आप उसको डालेंगे तो आपके दोनों हाथ दिमाग को 2 अलग अलग सिग्नल देंगे। ये वाला जो हाथ होगा आपका, ये वाला हाथ इस पानी के लिए क्या कहेगा? यार ये पानी बहुत ठंडा है। और ये वाला पानी, ये वाला हाथ आपको क्या कहेगा? तो ये महसूस हो रहा है ना, एक ही पानी को दोनों हाथ अलग अलग महसूस कर रहे हैं ना। तो महसूस करने का मतलब मेरा आप समझ गए होंगे कि फील करना, तो हमारी फीलिंग्स जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं? इसी पानी के लिए अलग अलग आ रही हैं। तो मैं ऐसी ही कुछ बात यहाँ करने वाला हूँ आपसे, आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना, आंसर आपको ही देना है, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे अपन लोग, तो आप इस चीज़ को समझें, टाइम आपको ही देना है, आंसर आपको ही देना है, आंसर आप ही देंगे। और मैंने कहा साहब मेरे पास में एक चार्ज क्यू है, और ये चार्ज क्यू जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट में। और इस बार एक ऑब्जर्वर बड़े ढंग से, बड़े ध्यान से इस चार्ज को देखता है, और वो मेरा चार्ज भी जो है वो भी रेस्ट में था, और मेरा जो ऑब्जर्वर था वो भी रेस्ट में ही है। मेरा क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि ये चार्ज क्यू रेस्ट में है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि चार्ज कौन सा फील्ड जनरेट करेगा और ऑब्जर्वर को कौन सा फील्ड महसूस होगा, फील होगा। तो आपका आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, और आप आंसर बताएं साहब, आपका आंसर क्या होगा? चार्ज कौन सा फील्ड जनरेट करेगा इस कंडीशन में, और जो ऑब्जर्वर है, जो आपको यहाँ से ऑब्जर्व करता है इस चार्ज को, वो इसको देखता है कौन सा फील्ड जनरेट होगा। क्वेश्चन तो समझ गए ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है साहब। चार्ज क्यू जो जनरेट करेगा एक्चुअल वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि वो रेस्ट में है, और ऑब्जर्वर को भी वो रेस्ट में ही नजर आएगा। तो चार्ज क्यू जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑब्जर्वर को भी सेम चीज फील होगी कि हाँ साहब चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट कर रहा है। बात ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, बता दिया आप लोगों ने। ये चार्ज क्यू जो है दोस्त, ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। ये चार्ज क्यू जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मेरा ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है, और रेस्ट वाला जो अपना ऑब्जर्वर है, जो आपका रेस्ट में है,
वो इसको देखता है। थोड़ा सोचो तो, बताओ तो कि चार्ज क्यू जो है वो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा और ऑब्जर्वर को कौन सा फील्ड महसूस होगा, फील होगा। ठीक है, ठीक कह रहे हो। चार्ज जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ऑब्जर्वर को जो फील होगा वो फील होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ही फील होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, फिर जो जनरेट कर रहा है वही फील हो रहा है, तो मैंने कहा धीरे धीरे बात करते हैं, हम लोग आगे से आगे मिलाते हैं इन सब चीज़ों को। मैं इसको हटा देता हूँ। मेरा चार्ज क्यू जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो मेरा ऑब्जर्वर O था वो भी सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। चार्ज क्यू v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी v वेलोसिटी के साथ ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब चार्ज कौन सा फील्ड जनरेट करेगा और ऑब्जर्वर को कौन सा फील्ड फील होगा, महसूस होगा। ठीक है, देखिए साहब बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। चार्ज क्यू क्योंकि मोशन में है, 50% क्वेश्चन आपको ऐसे सही कर रहा है। चार्ज क्यू की स्टेज क्या है, चार्ज क्यू क्योंकि मोशन में है, तो आप बिना हिचके हुए, बिना झिझके हुए अपनी बात का आंसर दें कि चार्ज क्यू जो फील्ड जनरेट करेगा वो होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। अब बात आती है ऑब्जर्वर को कैसा दिखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर भी v वेलोसिटी से सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको चार्ज हमेशा नजर आने वाला है रेस्ट में। ऑब्जर्वर को चार्ज रेस्ट भी नजर आएगा। क्यों नजर रेस्ट में आएगा साहब, क्यों आएगा नजर रेस्ट में? तो भैया सीधी सी बात है यार, तू बस में सफर कर रहा है, बस में ये आने जाने वाला रास्ता है, इधर एक तेरा दोस्त बैठा है, इधर तू बैठा हुआ है, तो तेरा दोस्त तो v वेलोसिटी से चल रहा है ना, बट तू भी तो v वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो तुझे जो तेरा दोस्त नजर आता है वो चलता हुआ नजर आता है क्या? कभी नहीं, वो तुझे हमेशा बस में रेस्ट में ही नजर आएगा। ये आपने रिलेटिव मोशन 11th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस ऑब्जर्वर को ये चार्ज रेस्ट में नजर आएगा, और रेस्ट में नजर आएगा तो इसका मतलब ये जनरेट तो कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, बट इसको रेस्ट में नजर आ रहा है, इसलिए इसका होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। मेरे पास में यहाँ एक चार्ज क्यू है, और चार्ज क्यू जो है ये चार्ज क्यू है, और चार्ज क्यू जो है दोस्त वो रेस्ट में है, और इस रेस्ट चार्जेस को एक ऑब्जर्वर जो कि v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इस वक्त, चार्ज रेस्ट में है और ऑब्जर्वर इसको देखता है, तो इस कंडीशन में चार्ज कौन सा फील्ड जनरेट करेगा और ऑब्जर्वर को कौन सा फील्ड महसूस होगा। ऑब्जर्वर क्या घोषणा करेगा, मैं क्या घोषणा करूंगा इस कंडीशन में कि मैं बोलूंगा क्या, तो चार्ज कौन सा फील्ड जनरेट करेगा। पहला क्वेश्चन, चार्ज कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि रेस्ट में है, दैट्स वाई। सोचो रेस्ट में है, क्या होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मेरा ऑब्जर्वर जो है, मेरा ऑब्जर्वर वो इस बार v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या होता है, एक छोटी सी बात बता देता हूं, थोड़ा सोच लेना। देखिए साहब, मान लो आप अजमेर से जयपुर, अजमेर से दिल्ली सफर कर रहे हो, तो थोड़ी देर तो ठीक है, आप अपने आसपास बैठे हुए लोगों पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बाद में आप क्या करते हैं, अपने पाँव अगले की कुर्सी पे लगा के, है ना, बाहर देखना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप बाहर देखते हो तो आपको एक घटना नज़र आती है जिस पर कि आपको आपका ध्यान ना चाहते हुए भी चला जाता है। और क्या नज़र आता है कि आपको दूर दूर तक पेड़ नज़र आते हैं, और ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपको पीछे की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं। तो क्या वाकई पेड़ पौधे पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं? नहीं, वो हमें ऐसे नज़र आते हैं। अब सोचो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ ऑब्जर्वर मोशन में है, चार्ज तो रेस्ट में है, बस वेलोसिटी v से चल रही है, बट वहाँ पेड़ पौधे तो रेस्ट में थे, नज़र क्या आ रहा था, तो नज़र ठीक वही आ रहा था जो तुम आंसर कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, चार्ज क्यू क्योंकि रेस्ट में है तो इसलिए वो फील्ड जनरेट करेगा कौन सा वाला, केवल और केवल और केवल कौन सा वाला फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा दोस्त। और ऑब्जर्वर क्योंकि खुद चल रहा है तो उसको उसके रेस्पेक्ट में चार्ज जो होगा वो v वेलोसिटी से पीछे भागता हुआ, दौड़ता हुआ, पेड़ पौधे जैसे दौड़ते हुए नजर आते हैं, बस में बैठे होते हो आप, तब ठीक वैसा ही नजर आएगा। यानी चार्ज जो होगा वो जनरेट तो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ऑब्जर्वर को फील होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ। यानी उसका आंसर क्या होगा कि साहब चार्ज ने जनरेट तो किया है कौन सा वाला फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑब्जर्वर को फील इस कंडीशन में कौन सा होगा कि जैसे वो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और
मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो इसकी घोषणा करेगा कि नहीं भैया, तू तो उस वक्त जो जनरेट कर रहा था, कौन सा जनरेट कर रहा था, इलेक्ट्रिक नहीं कर रहा था, झूठ बोल रहा है तू क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो बोलो, अगर दोनों बोल सकते थे, अगर ये भी बोल सकता था, तो ये क्या कहेगा, ये क्या क्लेम करेगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था। बट ये आदमी इसको क्या कहेगा, झूठ बोलता है मिलॉर्ड, ये डेवलप तो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। आज ये झूठ बोल रहा है। तो बात समझ में आ गई, दोनों के नज़रिए वो क्या हैं, कैसे अलग अलग हो गए, क्लियर है बात। ठीक है साहब, दोनों ही सही थे अपनी अपनी जगह, बट आपको रीजन पता है कि क्या हुआ है। ठीक है साहब, अब बात करें हम लोग एक छोटी सी। देखिए साहब, फिजिक्स में आप ये दावा नहीं कर सकते कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2006 नीट के अंदर और उसके बाद में एक बार और भी, ईयर कौन सा था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ये पूछा जा सकता है, जब एक चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो नीचे 4 आंसर दे दिए, वो जनरेट करता है कौन सा फील्ड, तो वी वेलोसिटी से मूव करता है, हमें बड़ी आसानी से पता है कि चार्ज क्यू अगर वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्लियर? ठीक है। अब एक बात जो फिजिक्स में उठती है और फिजिक्स से आई है, मैं छोटी सी आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। फिजिक्स के इस चैप्टर से हम लोग हट रहे हैं और थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, और केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो 11th क्लास में तुम्हारा चैप्टर था, 11th में था 12th में, 11th में था, ठीक है, 11th में था अपने पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि एटम को या एटॉमिक मॉडल को समझाने के लिए एक बार शायद जे थॉमसन साहब आए थे, फिर एक भैया थे और उन भैया का नाम था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड भैया ने क्या किया था कि साहब एक न्यूक्लियस लिया और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल, जानते हो ना अल्फ़ा पार्टिकल, उसकी बम्बार्डिंग की उस पर, और उन्होंने बताया कि साहब कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल थे जो सीधे निकल गए, कुछ ऐसे थे जो डिफ्लेक्शन हुआ, और उनमें से 20,000 अगर मैंने अल्फ़ा पार्टिकल का अटैक किया है तो एक अल्फ़ा पार्टिकल जो था वो सीधा आ गया और वापस वो रिटर्न हुआ, वो गया और रिटर्न हुआ। और इस पे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, है ना, वो वही जाने, बट उनको आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपना जो आश्चर्य था वो कुछ शब्दों में व्यक्त किया, जो उस समय बड़े फेमस हुए। ये वाले शब्द उनके क्या थे, आपको भी बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे ये सब चीज़ें जो हुई, जो एक अल्फ़ा पार्टिकल जो वापस आया, ये सब मेरे लिए उसके बराबर है जैसे एक 20 इंच तोप से, एक तोप जिसका डायमीटर 20 इंच हो, उससे गोला निकले, मतलब बहुत बड़ा गोला हो जाएगा, 20 इंच का गोला, है ना, गोला निकले, और एक पेपर की वॉल, एक सिंगल पेपर की वॉल, आप एक अखबार पूरा अखबार नहीं, एक अखबार का आप एक वॉल बना दें, और वो उस वॉल से टकराया और वापस आ गया। यानी उनका आश्चर्य ऐसा था कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी एक ऐसा हो सकता है कि एक पेपर की वॉल एक 20 इंच तोप के गोले को उससे टकराने के बाद में फिर से लौटा दे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यही आश्चर्य था उनका। तो उन्होंने जो भी बातें की, उसके बाद में उन्होंने अपनी खोजें की और सामने सारी बात आपके सामने रखी। और पूरी बात आपके सामने जो उन्होंने रखी वो क्या रखी साहब, कि उन्होंने ये कहा कि साहब जो एटम है, उस एटम का मैक्सिमम पार्ट तो खाली होता है, और जो एटम है उसका जो टोटल मास होता है वो एक बहुत छोटी सी प्लेस, जिसे आज हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, इस छोटे से प्लेस में सेंट्रोइड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑफ ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। मेनली 2 पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, मेन 2। बाकी आगे आप न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी कौन कौन से पार्टिकल पॉसिबल हैं। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि साहब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने 2-3 बातें कही थी रदरफोर्ड महाशय ने। क्या कहा था उन्होंने? पहली बात तो ये कही कि साहब किसी भी एटम का जो सारा मास है वो एक छोटे से प्लेस पर, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, उसमें सेंट्रोइड होता है। एक बात तो उन्होंने ये कही। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट ऑफ ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते हैं, डिफरेंट ऑफ ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते हैं, डिफरेंट ऑफ ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट ऑफ जो सर्कुलर पाथ्स हैं उनमें चक्कर लगाते हैं। ठीक है साहब, ये बात उन्होंने कह दी। बस इस बात को पकड़ लिया किसने? बोर्ड ने।
ठीक है, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और फिर बोर के एटॉमिक मॉडल को, और आपने कहा था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कौन कौन सी कमियां थी जिनको बोर ने अपने मॉडल से दूर किया। बेसिकली बोर ने कोई नया काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ रदरफोर्ड के मॉडल में जो कन्फ्यूजन्स थे उन कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया। जैसे मान लो आप एक स्कूल के अंदर कोच हैं, मैं एक स्कूल के अंदर कोच हूँ, मुझे ही मान लो मैं कोच हूँ। अब क्लास में मतलब सारे बच्चे, मेरे स्कूल के सारे बच्चे आ चुके हैं, हम लोग असेंबली में आ चुके हैं, बट एक बच्चा जो है वो लेट आता है। कोच का मालूम है ना तुम्हारी स्कूल के अंदर क्या होता था, डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो एक बच्चा लेट आता है, वो स्कूल की ड्रेस में है, मुझे पता था ये मेरी स्कूल का है, तो मैं उससे पूछूंगा बेटा नाम क्या है तुम्हारा, तो मुझे नाम बताएगा। फिर मैं पूछता हूँ कि कहाँ हो, किधर हो, तो वो बच्चा कहेगा सर मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। और मैं अगला क्वेश्चन क्या पूछूंगा, भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम, सेक्शन सहित मैं उसका पूछूंगा। फिर ठीक है, फिर मैं उसको जो भी मुझे कहना होगा भाई लेट क्यों आया, कारण क्या हुआ, वो एक अलग की बात है, बट मैं उससे एक चीज़ पूछूंगा, कौन सी क्लास में तुम पढ़ते हो। बोर ने रदरफोर्ड को सीधा पहला क्वेश्चन पूछा कि आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑफ ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन था किससे, रदरफोर्ड से, क्या कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट ऑफ ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, कोई फिक्स है क्या, कोई नियम है क्या, कोई कानून है क्या इसके लिए कि इस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। तो इसका कोई आंसर नहीं था। आप इस बात को जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कौन ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, किसके जरिए जानते हो आप ये बात जानते हो आप केवल बोर के जरिए। बोर ने ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगा सकते हैं, बट वो उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, MVR, जानते हो ना एंगुलर मोमेंटम, h/2π का टोटल मल्टीपल होगा। मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, बट अपन बात कर रहे हैं सिंपल। पहला जो उसका बड़ा कंफ्यूजन था वो दूर किया। इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकता। इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, MVR, वो h/2π का टोटल मल्टीपल होना चाहिए। n = 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है साहब। पहला जो कन्फ्यूज़न था, जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिमेरिट्स जिसे कहते हैं, जो कमियां थी, उसको पहले उन्होंने दूर किया। दूसरा मेन बात ये थी जिसको तुम लोगों ने सुना हुआ है और मैंने भी सुना हुआ है, और वो बात क्या उठी थी तुम्हारे दिमाग में, वो शायद नहीं आई, लेकिन हो सकता है शायद अब आ जाए। ये मेरा न्यूक्लियस है साहब, और यहाँ मेरा एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है। मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इसके बारे में बात आएगी वो सबके बारे में बात आ जाएगी। देखिए साहब, इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, और यहाँ था तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ था तो, और यहाँ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और यहाँ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है। यहाँ और यहाँ होगा तो ये होगी, और यहाँ होगा तो ये होगी, और ये यहाँ होगा तो ये होगी। ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी नहीं होगी। आपने एक बात सुनी थी जो बोर ने कही थी रदरफोर्ड पे, कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो वो एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करके वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी लॉस क्यों करेगा, क्या कारण हो गया कि वो एनर्जी लॉस करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि वो एनर्जी लॉस करेगा। ये आपको 11th क्लास में बात पता थी क्या? नहीं थी, क्योंकि ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये यहीं होगा। तो वो एनर्जी लॉस क्यों करेगा का कारण पता लग गया कि यहाँ वो एनर्जी लॉस करेगा और उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। बोर ने पूछ लिया रदरफोर्ड से, बोले भाई ये तो एक्सेलरेटरी मोशन हो गया, यहाँ तो चार्ज पार्टिकल जो न्यूक्लियस से चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, तो एक्सेलरेशन में है। चार्ज का जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन आपको पता है टुवर्ड्स सेंटर है, तो आपको पता है कि भैया ये तो एक्सेलरेटरी मोशन है, तो गिरना चाहिए। जब यही बात पूछ ली बोर ने रदरफोर्ड से, बोले बता दे भाई कि ये गिरा क्यों नहीं। तो इस बात का कोई आंसर नहीं था किसके पास में, कैमरामैन वो मेरे भैया, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो मुझे, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया जो चार्ज पार्टिकल था वो क्यों एनर्जी, न्यूक्लियस चार्ज तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्यों एनर्जी लूज करेगा, उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा। अब रदरफोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया मुझे नहीं पता, आप ही बता दो कि एनर्जी तो लॉस तो करेगा, बट एनर्जी लॉस करेगा तो न्यूक्लियस में गिरेगा। अब ये गिरा तो है ही नहीं, तो बता क्यों नहीं गिरा। इसका आंसर भी फिर बोर ने आगे दिया। देखिए साहब, बोर ने क्या बताया, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, समझ में आ जाएगी बात जल्दी।
क्योंकि 11th क्लास में आपको वेव आपने कैसे पढ़ा है, किस तरह से पढ़ा है, ये आप जाने, है ना। तो आपका वेव वाला चैप्टर कितना मजबूत है, बट आपको नाम तो पता होगा। एक वेव थी आपके पास में स्टैंडिंग वेव्स, मैं उसी को ही समझा रहा हूँ। 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, वो वेव में एक नाम आया था कि स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स मतलब स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव जो एनर्जी को अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी नहीं करती और वो अपने ही जगह पर फैलती और सिकुड़ती रहती है, यानी वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं होने देती। दैट टाइप वेव्स इज नोन एज द नेम ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ा था आपने। मैं आपसे एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करता हूँ, एक छोटी सी तरीके से सिखाता हूँ। मान लो मेरी जेब में खूब सारे सिक्के हैं। अब जब सिक्के मेरी जेब में रखे हुए हैं और मेरी जेब, दुर्भाग्य से मेरी जेब फटी हुई है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ और जब भी मैं चलता हूँ तो मेरा एक सिक्का यहाँ नीचे गिरता है। जैसे मेरा पाँव यहाँ टकराएगा और मेरा एक सिक्का नीचे गिरेगा और इसका मुझे एहसास भी नहीं हो रहा है। अब मैं चलता जा रहा हूँ तो क्या होता जा रहा है, सिक्के नीचे गिरते जा रहे हैं। अब एक पोजीशन ऐसी आ गई कि अब सिक्के गिरना बंद हो गए। मतलब क्या हुआ, सिक्कों को पता लग गया कि नीचे नहीं गिरना है, मतलब जेब सिल गई, भगवान ने की सिल दी कि बोले यार इसकी जेब फटी हुई है, ऐसा हुआ? नहीं हुआ साहब। क्या हुआ, सिक्के खत्म हो गए। अब मैं चलता जा रहा हूँ बट सिक्के नहीं गिरे क्योंकि सिक्के है ही नहीं। ठीक यही होता है यहाँ। डी ब्रोंगली के बारे में जानते हो कुछ? जानते हो, ठीक है। आपने ब्रोंगली का प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि हर पार्टिकल जो मोशन में है उससे वेव एसोसिएट होती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन इस बारे में, छोटी रूप में बात करेंगे। ब्रोंगली ने एक बात कहा था कि साहब जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा तो उससे उसकी वेव भी एसोसिएट होगी, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है इनका ड्वेल नेचर होता है। ड्वेल मतलब हर पार्टिकल का पार्टिकल भी है, पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी, ये पढ़ा होगा आपने। और यही बात यहाँ लागू होती है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ जब चलता है तो वो वेव बनाता है, वेव। और वो यहां जब वेव बनाता है तो वो वेव जो बनती है उन वेव की प्रॉपर्टी आती है स्टैंडिंग वेव्स वाली। यानी वो कौन सी वाली वेव को कंसिडर करता है, स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स कौन सी वेव्स है, जो एनर्जी को कैरी नहीं करती। तो ये, और एनर्जी जो होगी वो लोकलाइज रहेगी। जैसे आप किसी कंडक्टर को चार्ज दें तो चार्ज फ्लो कर जाएगा उस पर, लेकिन अगर नॉन कंडक्टर को चार्ज दिया तो नॉन कंडक्टर चार्ज करोगे तो नॉन कंडक्टर को जो चार्ज दिया तो चार्ज लोकलाइज रहेगा, उसी जगह रहेगा। यानी नॉन कंडक्टर में चार्ज को फ्लो नहीं किया जा सकता है। यानी नॉन कंडक्टर साफ साफ मना कर देता है कि नहीं साहब आप मुझ में से चार्ज को फ्लो नहीं कर सकते, चार्ज लोकलाइज रहेगा। लाइक दैट बिल्कुल स्टैंडिंग वेव भी ऐसी होती है कि यहां जो होता है, जब स्टैंडिंग वेव होती है उसमें जो भी एनर्जी है वो लोकलाइज रहेगी। वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर नहीं करेगा। जब एनर्जी को दूसरी जगह तक वो कैरी ही नहीं करेगा तो एनर्जी का लॉस, बाबा जी का ठुल्लू, एनर्जी का लॉस कैसे होगा मेरे भाई? एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता। यहां आपके दोनों बातों का आंसर मिला। पहली बात, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो डिफरेंट ऑर्बिट है उसमें किस में चक्कर लगाएगा, तो केवल उसी में चक्कर लगाएगा जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का टोटल मल्टीपल हो। दूसरी बात, वो जो बोर ने रदरफोर्ड के सामने क्वेश्चन खड़ा किया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा सर्कुलर पाथ पे तो एनर्जी लॉस करना चाहिए। लॉस क्यों करना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है। लॉस क्यों करना चाहिए, और आज हमारे पास वो कॉन्सेप्ट भी है कि एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती। लॉस करना चाहिए था, बिल्कुल 1001% बात सही है। एनर्जी को लॉस करना चाहिए था, बिल्कुल सही है। 100% बात सही है, एनर्जी लॉस होनी चाहिए थी, बट क्यों नहीं होती? ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो एक वेव बना जाता है। वो वेव होती है कौन सी वाली वेव्स? स्टैंडिंग वेव्स। बात क्लियर? तो छोड़े साहब, है ना, हम लोगों ने अपना टॉपिक थोड़ा चेंज कर लिया और हम लोग फिजिक्स से एक केमिस्ट्री के एक बेहद खास टॉपिक के बारे में और बेहद खास जो आपका चैप्टर था उसके बारे में एक छोटी सी बात कर लिया, रदरफोर्ड और बोर मॉडल्स की। और वो होना जरूरी भी था क्योंकि ये कन्फ्यूज़न मैंने जो आपसे पूछा, क्या आपके दिमाग में आया? लेकिन वो आपके दिमाग में क्यों जरूर उठना चाहिए था कि साहब ये जब सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाएगा तो एनर्जी लॉस क्यों करेगा। ये बात आपकी इसलिए होती है कि आपका पॉइंट नंबर 3, जब एक चार्ज पार्टिकल ए एक्सेलरेशन से चलेगा तो एनर्जी लॉस करेगा। और यहाँ इसके अंदर एक्सेलरेशन है या नहीं है, ये सिंपल सी बात किसके दिमाग में नहीं आई थी? रदरफोर्ड के। ये बात स्ट्राइक करी किसके? बोर के। तो बोर के दिमाग में ये बात ने स्ट्राइक किया तो वो बोर का नाम हो गया। बाकी बोर ने कोई नई खोज नहीं करी मेरी तरफ से, मेरी समझ में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बोर ने कोई नई खोज नहीं करी, एटम के मॉडल में कोई नई चीज़ नहीं ऐड करी। उसने क्या किया? रदरफोर्ड के मॉडल की गहराई से स्टडी किया और उसको लगा यार जो भी क्वेश्चन उसके उठते थे उन्होंने उसका आंसर मांगा और उनके आंसर को खोजा, फिर खुद ने खोजा और वो यहाँ बात आई। तो यहाँ पर आता है आपका बोर मॉडल। और आपको ही पता है दोनों मॉडल में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने किसको दे दिया?
क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा चीज़ों का एक्सप्लेन किया और उसमें इस बात का भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के पास में आ गया है। देखिए साहब, इन सब के बारे में हम बात ज़्यादा नहीं करते हुए हम अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ से आया, कहाँ से इसका नाम पड़ा, किधर से ये सब हुआ, तो इसकी बात बहुत पुरानी है और ये करीब करीब ये देख लें कि इन 600 BC की बात है। मतलब जो अपने ईसा मसीह हैं उनके भी जो अपने ईसा मसीह हैं उनके भी 600 साल पहले की बात है, यानी इन 600 BC, यानी 600 BC की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। वहाँ बात क्या थी साहब कि एक थिंकर थे और वो थिंकर का नाम था थेल्स। यूनानी थिंकर थे ये, बेसिकली यूनान से इनका रिलेशन था। और यूनानी थिंकर जो आपके थेल्स थे, उन्होंने क्या किया कि एक अंबर, अब ये अंबर क्या चीज़ होती है, ये पेड़ों से प्राप्त होने वाला एक मटेरियल है, एक ऑब्जेक्ट है जो हमें पेड़ों से मिलता है। अंबर को उन्होंने फलालेन क्या कहते हैं साहब, छोटे बच्चे जो होते हैं अपने, जैसे 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, सर्दी से बचाने के लिए हम उनको रोएदार कपड़े बनाते हैं। आपने देखा होगा ना, खरगोश के जैसे रोए उठे होते हैं उसकी स्किन पर, लाइक दैट, ऐसे रोएदार उसको कपड़े पहनाते हैं, ठीक है, लाल काले पीले नीले हरे। और वो जो बच्चा है एक तो खुद ही बहुत कोमल सा, बहुत सॉफ्ट सा, उसके फिर कपड़े भी बहुत सॉफ्ट से, ठीक है, गुल्लू मुल्लू जैसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अंबर को क्या किया साहब कि उस फलालेन से रब किया ऐसे, ये अंबर है और ये फलालेन है, इस चलो ये फलालेन मान लो, इससे इसको रब किया। यूँ रब करने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि अंबर में पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आ गई। यानी जो सिंपल अंबर था, जब उसको पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास में रखा गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंबर को फलालेन से रब करने के बाद जब उसे पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाया गया तो वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया। इस अंबर का जो ग्रीक नाम था वो था इलेक्ट्रम, ये अपने थेल्स, इसका ग्रीक नाम था इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम से वर्ड निकला इलेक्ट्रॉन से वर्ड निकला इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक से वर्ड निकला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि तुम्हारे चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर तुम्हारे पल्ले कैसे पड़ गया, तो वो थेल्स महाराज की मेहरबानी है। तो थेल्स ने ये सब किया सब। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात भी कर ले, आज जैसे हम लोग साइंस ने काफ़ी तरक्की की है, हम लोग मार्स तक अपना भी जो था मिशन अपना पूरा कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों ने तरक्की की है। हम लोग आर्टिफिशियल हार्ट भी बनाने लग गए हैं और भी बहुत कुछ हमने किया, बट आज भी हम एक कोरोना का इलाज नहीं कर पाए। कितने आश्चर्य की बात है, वो कोरोना जो सिर्फ साबुन से हाथ धो लेने पर ख़त्म हो जाएगा, हम आज भी उसकी कोई वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। बट बात करें उस दौर में कि एक बात ये निकल कर आती है कि साहब जो काम ईसा के 600 साल पहले हो चुका था वो एडी का मतलब जानते हो ना, 1100, यानी आपके ईसा के डेथ के 1100 साल बाद तक किसी भी साइंटिस्ट का, किसी भी आदमी का ध्यान इस तरफ नहीं हुआ कि थेल्स ने क्या किया था, पेपर के छोटे छोटे पीसेस क्यों अट्रैक्ट हुए थे। किसी भी आदमी ने इस तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं की। तो 600 पहले और 1700 ये लगभग 1100 ये, यानी लगभग हो गए 1700 साल, यानी लगभग 1700 साल, 1700 ईयर्स, लगभग ये 1700 ईयर्स जो थे वो हमारे डार्क में गए। मतलब हमारे में से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दे लेते तो क्या होता, तो भैया मैं आपको कह देता हूं कि अगर जो थेल्स ने जो काम किया था, अगर उस रीजंस के बारे में खोजबीन उसी समय से चालू हो जाती तो हमारी विज्ञान, हमारी साइंस कहाँ खड़ी होती। आज जो खड़ी है जिस जगह, सोचो आज के 1700 साल पहले हम कहाँ थे। तो आप ये समझ लो कि आप आज के 100 साल पहले आपकी साइंस क्या थी, आपकी लाइफ स्टाइल क्या थी, आपकी दादा दादी नाना नानी की, तो सिर्फ 100 सालों में इतना फर्क पड़ गया। तो सोचो 1700 साल बाद में तो साइंस कितनी डेवलप कर चुकी होती, तो हम लोग वहाँ होते। बट ठीक है, जो भी बात है उसको छोड़ी जाए, है ना, जो हो गया वो हो गया, हम लोग उसमें चेंज नहीं कर सकते। बट ठीक है, बहुत तेज़ी से उसके बाद में बहुत तेज़ी से इस ब्रांच में डेवलप हुआ। और क्या क्या हुआ साहब, और कौन कौन आए थे, किस किस ने क्या क्या किया था, वो बात बताता हूँ मैं आपको। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और सेम टाइम पर एक और साइंटिस्ट है उसका नाम था ड्यूफे। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात पहले कर लेता हूँ।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया साहब, अपना एक वर्ल्ड फेम उनका एक्सपेरिमेंट हुआ है जो काइट्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। बेंजामिन ने अपने वर्ल्ड फेम काइट्स एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बताया कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ चार्ज। जो चीज थी जिसे ये अट्रैक्शन हुआ था उसको उन्होंने नाम दिया चार्ज, कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। देयर इज अ टू टाइप ऑफ चार्ज। उन्होंने कैसे बताया, अपने वर्ल्ड फेम काइट्स एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। सेम टाइम पर डुफे भी यही ढूंढ पाया कि चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। दो तरह का होता है वो तो बता पाया, लेकिन एल्जेब्रिक साइन, ये जो सिंबल दिए, ये सिंबल प्लस और माइनस दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दो लोगों ने एक ही बात कही, अब ऑनर तो एक को ही मिलेगा भाई, श्रेय तो आप एक को ही दोगे ना, तो ज्यादा किसको दोगे, जिसने अपनी बात को ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से कही। तो डुफे जी को हमने उड़ा दिया और बेंजामिन फ्रैंकलिन को मान लिया कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। यानी चार्ज कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज बताने का ऑनर मिलता है साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन को। और ये फ्रैंकलिन जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हुए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ज़रूरी है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन आपके आगे काम भी आएंगे, और क्या काम आएंगे बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए साहब, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद में जब दौर चला तो ये मालूम किया, एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था विलियम गिलबर्ट, जो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी आएंगे, और अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझाने के लिए उनका मॉडल बड़ा फेमस है, और वो मॉडल क्या है वो बाद में देखेंगे जब अपन उस चैप्टर में पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो वो बात है अपनी कि विलियम गिलबर्ट के बारे में। विलियम गिलबर्ट साहब ने आपको क्या बताया, उन्होंने हज़ारों हजार थाउजेंड्स एक्सपेरिमेंट करे, हज़ारों हजार एक्सपेरिमेंट करे, और हज़ारों हजार एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने आपको एक बात कही। उन्होंने ये बात कही कि जो साहब ये जो लाइक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, ये विलियम गिलबर्ट साहब बता रहे हैं साहब। लाइक चार्जेस जो होते हैं इनमें होती है दुश्मनी, लाइक चार्जेस में दुश्मनी होती है, यानी इनमें होगी दुश्मनी। दुश्मनी का मतलब क्या हुआ दोस्त, ये रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब ये अनलाइक चार्जेस में प्यार होगा, प्यार होगा मतलब क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा। यानी लाइक चार्जेस आर रिपेल्स, ऑलवेज रिपेल्स टू ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। यानी ये बताया विलियम गिलबर्ट ने, क्या बताया उसने, अपने हजारों एक्सपेरिमेंट के बेस पर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि लाइक चार्जेस के बीच में दुश्मनी होगी, मतलब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनमें प्यार होगा। देखिए साहब, एक बात बता देता हूँ आपको कि इसमें जो है आपकी बात, इसमें जो मैं बात कह रहा हूँ आपको कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें कहीं पर भाई इनके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। लाइक चार्जेस रिपेल ही करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ही करेंगे, इनमें हमेशा दुश्मनी ही होगी और इनमें हमेशा प्यार ही होगा। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन पाया जाता है केवल इंसानों में, समझ गए। यानी वहाँ ये एक्सेप्शन हो सकता है बट यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है साहब, जब पूछा गया विलियम गिलबर्ट से कि इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगेगा वो रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा, जब ये बात पूछी गई किससे, विलियम गिलबर्ट से, कि इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगेगा उस रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका कोई आंसर उनके पास में नहीं था। इनके बीच में लगने वाले फोर्स, रिपल्सन फोर्स की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड हम आज के 4-5 लेक्चर के बाद में जान पाएंगे कुलाम्स थ्योरी से। इसको बताएगा कुलाम कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन लगा या जो रिपल्सन लगा, उस फोर्स लगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये सब बातें बताएंगे आपको कुलाम साहब। ठीक है, तो यानी यहाँ हम लोग इस बात को नहीं जान पाएंगे अभी, वो 4-5 लेक्चर के बाद में आएगी कुलाम थ्योरी। ठीक है साहब, अब बात अपन लोग ये करते हैं कि साहब हमने जो बात किया आपसे कि चार्ज जो है वो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चार्ज के बारे में किस तरह की चीज़ें आती है, तो सिस्टम आ गया था हमारे पास में 1971 का,
और 1971 में अपना पास में एसआई सिस्टम डेवलप प्रोग्रेस कर चुका था पूरी तरह से, और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास में 3 फिजिकल क्वांटिटी आ चुकी थी, MLT के अलावा K और आपकी करंट। ये यानी यहाँ हमारे पास में जो फंडामेंटल क्वांटिटी बन चुकी थी MLT K और ये 2 और हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जानते हो ना, डेरिवेटिव क्वांटिटी जानते हो ना, तो वही बात करते हैं। यहाँ से हम लोग जानते हैं चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो यहाँ से अगर एक वायर लिया जाए, कंडक्टर वायर है, इसमें Q कूलम चार्ज जो है वो t सेकंड के लिए फ्लो किया जा रहा है, तो करंट की डेफिनेशन क्या होगी साहब, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू टी। यानी चार्ज क्या है साहब, तो आप सिंपल कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, I और T के प्रोडक्ट को कहा जाता है चार्ज। ठीक है साहब, चार्ज को अगर अपन लोग डिफाइन करेंगे तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड चार्ज। अगर इसे डायमेंशन की बात करें तो इसकी आएगी A1 और ये T1, यानी चार्ज की जो डायमेंशन आई वो आएगी आपके इसमें A1 और T1, यानी चार्ज की डायमेंशन ये है। अब बात आती है चार्ज की यूनिट कौन सी होती है, तो चार्ज क्यू की जो यूनिट होती है वो कूलम साइंटिस्ट को हम लोग जो है वो इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको महत्व देते हैं, और हम लोग चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम रखते हैं। तो एसआई सिस्टम की बात किया जाए तो एसआई सिस्टम में अगर बात करें तो डिफरेंट सिस्टम में चार्ज की डिफरेंट यूनिट होगी। एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट है या तो कूलम, या तो आप इसको सी से लिखोगे, या फिर इसको लिखोगे और करके लिख दो आप एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी चार्ज की 2 यूनिट हैं, एक तो हुई कौन सी वाली कूलम और एक यूनिट हुई कौन सी वाली एम्पियर इंटू सेकेंड। एसआई सिस्टम में अगर मैं यहाँ से डिस्कस करता हूँ चार्ज की, डिफरेंट ऑफ सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या क्या रखी गई हैं और डिफरेंट ऑफ सिस्टम में चार्ज की कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिट चलेंगी, तो हम बात करते हैं एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट या तो है कूलम और या फिर ली जाएगी एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी चार्ज की हम लोग 2 यूनिट बोलते हैं, एक तो बोलेंगे कौन सा ली कूलम और एक बोलेंगे कौन सा ली एम्पियर इंटू सेकेंड। तो सिंपल आपको जो यूनिट्स बोलनी है वो एसआई सिस्टम में होनी चाहिए, यानी आपकी जो चार्ज की यूनिट हुई वो कौन कौन सी हुई, एक तो हुई आपकी कूलम और एक हुई एम्पियर इंटू सेकेंड। ये एसआई सिस्टम की बात है, यानी पहली बात ही हो गई। आपको डिफरेंट ऑफ सिस्टम है यूनिट और उनके बीच में रिलेशन स्पेशली पता होना चाहिए, पार्ट 1 12th क्लास फिजिक्स के अंदर। तो ये यूनिट का बड़ा खेल होगा यहाँ। और अगर मैं बात करूँ एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट है वो कौन सी है कूलम, एमकेएस सिस्टम में। फिर जो बात आती है वो आती है, फिर जब एमकेएस सिस्टम की बोलती तो फिर सीजीएस सिस्टम भी बोलोगे। सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, यानी एमकेएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट है कूलम और सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलम। और इन दोनों में जो नाता है वो बहुत पुराना है और गहरा नाता है। यानी अगर मैं बात करता हूं कि लेंथ की एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या है मीटर और सीजीएस में क्या है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आप कहोगे साहब 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है साहब, शाबाश। अगर मैंने कहा साहब फोर्स की एमकेएस सिस्टम यूनिट क्या है भैया, न्यूटन। और पढ़ लो कैमरामैन साहब पढ़ लो, है ना, आपके भी काम आएगी ये सब चीज़ें, ठीक है। कोरोना का टाइम चल रहा है, आप रिकॉर्डिंग के साथ में इसको पढ़ भी लो, ठीक है, फ्री फोकट में मिल रहा है। साइंस तो पढ़ने को मिल जाए, मतलब रामायण से भी महान हो गई ये चीज़, तो ध्यान दे लो हम लोगों पर, ठीक है। आप अकेले मज़े मार रहे हो, मोबाइल में लगे हुए हो, ठीक है। तो बात सुने साहब, चार्ज की जो यूनिट थी वो एमकेएस सिस्टम में कूलम और सीजीएस सिस्टम में जो है वो स्टेट कूलम है। मैंने कहा 1 ऑफ न्यूटन इज इक्वल टू सीजीएस सिस्टम में डाइन, कितना डाइन, ठीक है। अब साहब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। यहाँ ये डाइन के बात पर एक बात याद आ गई, और बात ये थी कि यार जो मेरी वाइफ है उस वाइफ को जैसे मैं जनरली बोलता था, क्या बोलता था, न्यूटन। वो बड़ा खुश होती थी इस नाम को सुन के कि बोला भाई बड़ा अच्छा नाम बता रहे हैं, और मैं उनको नाम बोलता था न्यूटन है भाई, तू तो न्यूटन है मेरी। तो एक दिन मेरा एक स्टूडेंट पहुंच गया घर पे और उन्होंने मेरी वाइफ को बता दिया कि 1 ऑफ न्यूटन इज इक्वल टू जो होता है वो 10⁵ डायन के बराबर होता है। यानी 1 न्यूटन जो वो 10⁵ डायन के बराबर होता है भाई। तब से अपनी वॉट लगी हुई है, मतलब 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं,
तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक है, तो बात समझ में आनी चाहिए कि CGS सिस्टम में आपने ये बोला स्टेट गुलाम। तो इन दोनों में तो रिलेशन है, क्या वो रिलेशन जानते हो? मैं बताता हूँ, जानोगे कैसे, पहली बार पढ़ रहे हो। 1 ऑफ कुलाम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भैया, ठीक है, स्टेट गुलाम। यानी 1 ऑफ कुलाम्ब इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे है ना, इसको कैपिटल C से लिखना चाहिए, ठीक है, और ये आपको पता है यूनिट लिखने के जो सिस्टम है वो आपने पढ़ा हुआ है, बट हम लोग रफली लिख रहे हैं। तो 1 ऑफ कुलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ऑफ स्टेट कुलाम होता है। यानी मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको यूनिट सिस्टम सिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य यहाँ पर है कि मैं डिफरेंट यूनिट बता पाऊँ आपको, किसकी? फोर्स की, चार्ज की। चार्ज की बता पा रहे, चार्ज का चैप्टर चल रहा है, चार्ज की तो बताऊंगा और किसी बताऊंगा। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर कौन सा है, मेरा एम यहाँ पर कौन सा है? मेरा एम यहाँ पर है कि मैं आपको बता पाऊँ कौन सी वाली? चार्ज की डिफरेंट ऑफ सिस्टम में यूनिट। तो 1 ऑफ कुलाम इज इक्वल टू हो गया 3 × 10⁹ ऑफ स्टेट कुलाम। तो 1 ऑफ स्टेट कुलाम कितना होगा? 1 ऑफ स्टेट कुलाम क्या होगा बताओ? 1 ऑफ स्टेट कुलाम क्या होगा? 1/3 × 10⁹ कुलाम। करना सीख जाओ। यानी आपका 1 ऑफ कुलाम इज इक्वल टू, आपने बोला 3 × 10⁹ ऑफ स्टेट कुलाम, बोलो ना। तो आपका 1 ऑफ स्टेट कुलाम क्या होगा? इसको 1 बनाना है तो इसका डिवीजन करोगे, इधर भी तो करोगे। यानी आपका 1 ऑफ स्टेट कुलाम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3 × 10⁹ ऑफ कुलाम। बात समझ में आई नहीं? आ गई? यानी 1 ऑफ कुलाम इज इक्वल टू ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने कहा साहब चार्ज को मेजर करने की, चार्ज को मेजर करने की जो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को मेजर करने की सबसे छोटी, सबसे स्मॉल, सबसे चिन्नी सी, सबसे छोटी सी यूनिट क्या है? तो सबसे छोटी सी जो यूनिट है वो है दोस्त साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रैंकलिन, जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे झंझट भर दिए कि चार्ज 2 तरह का होता है। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसकी वजह से आया? बेंजामिन फ्रैंकलिन की वजह से। ना वो बताता चार्ज क्या होता है, ना वो कुछ बात होती है, और ना हम लोग इतने मातावड़ियों में आते हैं, बट अब डाल दिया तो डाल दिया। आ जाओ, चार्ज को नापने की सबसे छोटी यूनिट होती है दोस्त फ्रैंकलिन, और 1 ऑफ फ्रैंकलिन इज इक्वल टू होता है 1 ऑफ स्टेट कुलाम, बोलो ना यार। और 1 ऑफ स्टेट कुलाम इज इक्वल होता है 1/3 × 10⁹ ऑफ कुलाम। बात समझ आई? चार्ज को मेजर करने की जो सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं, इससे छोटी कोई यूनिट नहीं है हमारे पास, जब फ्रैंकलिन, और साइंटिस्ट फ्रैंकलिन को सम्मान देने के लिए हमने ये यूनिट बनाई है, और वो होती है 1 ऑफ फ्रैंकलिन। 1 ऑफ फ्रैंकलिन रिजल्ट होता है 1 ऑफ फ्रैंकलिन रिजल्ट होता है 1 ऑफ स्टेट गुलाम, और 1 ऑफ स्टेट गुलाम होता है 1 ऑफ स्टेट गुलाम होता है 1/3 इंटू, वेरी गुड, शाबाश। और अगली, जब सबसे छोटी की बात आ गई तो सबसे बड़े भाई मेरे परिवार में ये सबसे छोटा है, तो ये मेरे परिवार में सबसे छोटा है, तो मेरे परिवार में सबसे बड़ा भी होगा। भाई सबसे छोटा है तेरे परिवार में कोई, तो तेरे परिवार में सबसे बड़ा भी होगा। तो जब आपने कह दिया, जब बात इसी छिड़ी, तूने छिड़ी क्या कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज ये है, तो मैं क्या पूछूंगा फिर? वह जब स्मॉलेस्ट है तो फिर लार्जेस्ट भी बता तू मुझे। तो यानी कि चार्ज को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट जो है वो है दोस्त फैराडे, और 1 ऑफ फैराडे रिजल्ट होता है 96,500 कुलाम्ब, यानी चार्ज को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट। अभी जो तू बड़े मजे ले लेके बोला ना कि 1 ऑफ फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कुलाम होता है, अब ये होता क्या है 96,500 कुलाम में? ये कुलाम क्या भला है जिस कुलाम को तू ये मान रहा है ना कि यार छोटी सी क्यों लाए, स्टेट कुलाम क्यों लाए? इसके बारे में आगे बताऊंगा तुझे कि कुलाम भला क्या है, कुलाम होता क्या है, और अगर मैं तुझे कह दूं मैं तुझे 1 कुलाम चार्ज दूंगा तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये तुझे मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा टाइम के बाद में। यानी शायद हम कल इस जगह पर खड़े होंगे जब हम अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे, तो मैं तुम्हें एक इमेजिन कराऊंगा व्हाट इज कुलाम्ब, जो चार्ज की जो यूनिट कुलाम्ब है, जिसको आप बड़ी आसानी से बोल रहे हो चार्ज की एसआई सिस्टम यूनिट कुलाम्ब होती है, ठीक है। वो कुलाम होती क्या है चीज़ है वो आप लोग कल डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट में अगर बात करें तो चार्ज की जो मैंने आपके सामने यूनिट लिखी है, एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या है दोस्त? जल्दी बोल फटाफट बोल। कुलाम और एम्पियर इंटू सेकेंड। चार्ज को मेजर करने की जो एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट है वो क्या है? कुलाम। और चार्ज को मेजर करने की जो सीजीएस सिस्टम यूनिट है वो क्या है? और 1 ऑफ स्टेट कुलाम रिजल्ट कितना होता है? 1/3। मैंने उल्टा बोल दिया, 1 ऑफ कुलाम बोलता, 1 ऑफ कुलाम इज टू हाउ मच स्टेट कुलाम, तो 3 × 10⁹ ऑफ स्टेट कुलाम तू बोलता, लेकिन मैंने उसको उल्टा कर दिया। मैंने बोला कि 1 ऑफ स्टेट कुलाम इज टू हाउ मच कुलाम। मैं कहता हूं एक बॉडी पर 5 स्टेट कुलाम चार्ज दूंगा, तो स्टेट कुलाम नहीं चलेगी, आपकी एसआई सिस्टम लेना पड़ेगा आपको, तो 5 स्टेट कुलाम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ऑफ स्टेट कुलाम इज टू कितना होता है? 1/3 × 10⁻, तो 5 स्टेट कुलाम इज टू 5/3 × 10⁹,
ऑफ कुलाम के बराबर होगा। तो आपको ये यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए यहाँ। और चार्ज को मेजर करने की जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, जो सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, वो थी दोस्त क्या भूल गया, मतलब भूल गया, तुम बताओ क्या थी? फ्रैंकलिन। यस, फ्रैंकलिन। यानी चार्ज को मेजर करने की जो सबसे छोटी यूनिट थी वो थी फ्रैंकलिन। और 1 ऑफ फ्रैंकलिन इज इक्वल टू 1 स्टेट कुलाम। और स्टेट कुलाम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁹ ऑफ कुलाम्ब। और चार्ज को नापने की, मेजरमेंट करने की चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट है दोस्त ये यूनिट होती है फैराडे। 1 ऑफ फैराडे। फैराडे रिजल्ट होता है 96,500 कुलाम। बात क्लियर है क्या? इसके बाद में अभी 2-3 यूनिट और भी हैं जो तुम्हारा पीछा ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो मैंने कहा साहब चार्ज की एक हिस्टोरिकल यूनिट भी है। भाई हिस्टोरिकल महत्व तो है ही, क्योंकि चैप्टर ही हिस्टोरिकल है ये तो चार्ज को मेज़र करने की एक हिस्टोरिकल यूनिट भी है। और चार्ज को मेज़र करने की एक हिस्टोरिकल यूनिट है जो है EMU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यानी चार्ज को मेज़र करने की, ये डॉट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? किसी भी उसमें हम लोग ये डॉट नहीं लगा सकते हैं, पता है ना? अरे वो लॉ, वो जो तुमने यूनिट डायमेंशन में पढ़े हैं वो सारे लॉ आपको यहाँ पे भी लगाने हैं। तो 1 ऑफ EMU, मैं कहता हूँ कि मैं इस बोर्ड को 1 ऑफ EMU चार्ज दूंगा। अब आ गया साहब, आपके क्वेश्चन आ गया कि एक बॉडी पर 1 ऑफ EMU का चार्ज बराबर है। अब आपका आंसर जो है वो ऐसा ही सिस्टम में दे रखा है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि 1 ऑफ EMU चार्ज दे रहे हो मतलब आप दे क्या रहे हो यार, कितना दे रहे हो ये तो पता होना चाहिए। तो 1 ऑफ EMU जो होता है दोस्त वो होता है 10 कुलाम्ब। यानी जब आपका 1 ऑफ EMU होगा इसका मतलब होगा 10 कुलाम्ब के बराबर। मैं कहता हूं इस बोर्ड को मैंने 1 ऑफ EMU चार्ज दिया, इसका मतलब समझ गए ना तुम लोग? 1 ऑफ EMU चार्ज देने का मतलब कितना चार्ज दे दिया आपने? 10 कुलाम्ब। ऐसे ही एक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये 2 हिस्टोरिकल यूनिट है। और ये जो आपका होता है ESU हिस्टोरिकल यूनिट जो आपकी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी एक और यूनिट है जो कि हिस्टोरिकल यूनिट के नाम से जानी जाती है। और 1 ऑफ ESU रिजल्ट होता है 1/3 इंटू 10⁹ ऑफ कुलाम्ब। यानी बात यहाँ पर बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है कि ESU क्या है? एक तरह से फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन मतलब स्टेट कुलाम्ब है। यानी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। और अगर मैं यहीं पर एक जादू दिखाऊं तुम्हें कि मैं 1 ऑफ EMU अपॉन 1 ऑफ ESU कर दूं, तो मुझे यहाँ पर भी ये करना पड़ेगा और ये मैंने कर दिया। अब साहब सबसे पहले तो ये से ये जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻10। 3 इंटू 10⁻10 यानी 1 ऑफ EMU अपॉन ऑफ 1 ऑफ ESU। यानी EMU अपना EMU और अपना ही ESU, अपना EMU अपॉन ESU। EMU बेटा और ESU बेटा क्या लेके आए? ये लेके आए 3 इंटू 10⁻10। 3 इंटू 10 लाए साहब, ये लाए। ये जो लाए ये कहीं ज़िंदगी में देखा हुआ लग रहा है आप लोगों को? कहीं देखा है ये? कहीं देखा लग रहा है? हाँ लग रहा है, ध्यान से देखो, कहीं देखा हुआ लग रहा है? देखा है पहले ज़िंदगी में इसको? क्या देखा? ये देखा था लाइट की स्पीड c = 3 इंटू 10⁸ ऑफ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ CGS में तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सुन रहे हो क्या? बोला भैया ये तो अपना EMU अपॉन ESU तो c आ गया, ये लाइट की स्पीड का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है? यानी EMU और ESU, इसका मतलब भैया दाल में कुछ काला है, कुछ लफड़ा है। यानी चार्ज का रिलेशन निकलने वाला है किससे? लाइट के साथ में। लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये तो मैंने शुरुआत में ही कहा था मेरे भाई, जब चार्ज A एक्सेलरेशन से चलेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। यानी लाइट के साथ में चार्ज का कोई गहरा रिलेशन होना चाहिए। लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी ही हैं लग। तो भैया मेरी बात को सुनो, इसका मतलब दाल में कुछ काला है और EMU और ESU यानी मेरा EMU और मेरा ESU का रेशो जो आया वो आया 3 इंटू 10⁻10 जो कि लाइट की स्पीड है CGS में। यानी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके चार्ज के बीच में कुछ गहरा संबंध है। ये संबंध क्या है, ये रिलेशन क्या है, ये सब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आपकी पूरी फिजिक्स 12th क्लास की स्पेशली बात किया जाए
तो मॉडर्न फिजिक्स 90%, 12th क्लास की फिजिक्स का 90% पार्ट, बस एक वेव वाला पार्ट हटा दो, है ना, वो हटा दिया जाए तो बाकी सारी फिजिक्स यानी वेव आपकी जो है वो वाला पार्ट और एक रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट अगर हटा दें तो सारी की सारी मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी बातें आती रहेगी, इसकी बातें तो चली ही रही हैं ये। तो यहां अपना ये चैप्टर होता है, ठीक है। अब रुको एक मिनट।